सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान और टेक्नोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। 9वीं कक्षा के अंतर्गत विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान ऐसे 3 प्रकार के विज्ञानों में कुछ कुछ चैप्टर्स है। जैसे कि आपके विज्ञान का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो 4 चैप्टर्स है वो आपके रसायन विज्ञान में शामिल है। 5वां, 6ठा और 7वां चैप्टर जैव विज्ञान में शामिल है। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये जो 5वां चैप्टर है वो भौतिक विज्ञान में शामिल है। 13वां, 14वां और 15वां ये चैप्टर्स जैव विज्ञान में शामिल है। अर्थात रसायन विज्ञान के 4 चैप्टर्स है, भौतिक विज्ञान के 5 चैप्टर्स है और जो बाकी के चैप्टर्स है वो जैव विज्ञान के 6 चैप्टर्स है। तो इस प्रकार पूरा विज्ञान 3 भागों में बटा हुआ है 9वीं कक्षा का: रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जैव विज्ञान। एज पर गवर्नमेंट रूल्स 30% सिलेबस आर कट ऑफ। ठीक है, टोटल 30% सिलेबस आपके कोर्स का कट गया है। उसमें से 70% में पढ़ना है। पेपर स्टाइल की बात करें तो जो आपके वार्षिक परीक्षा का पेपर जो आएगा वो 80 मार्क्स का पेपर होता है। वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है और इस प्रश्न पेपर के अंतर्गत जो 16 मार्क के वैकल्पिक प्रश्न रहते हैं जिसके अंदर MCQ, सही गलत, योग्य जोड़े मिलाओ, खाली जगह, एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर, वैसे 16 मार्क्स के वैकल्पिक उत्तर रहेंगे। अन्य में 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर 80 मार्क्स का वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत आपका पेपर रहेगा। आज हम कक्षा 9 विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर 1 हमारे आसपास के द्रव्य, इसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर पाठ में एक शब्द है द्रव्य। पाठ में एक शब्द है द्रव्य। किसे कहते हैं द्रव्य? किसे कहते हैं द्रव्य? हम यदि हमारे आजू बाजू नज़र करते हैं, हम यदि हमारे आसपास नज़र करते हैं तो अलग अलग आकार, अलग अलग आयतन, अलग अलग वस्तु हम देख सकते हैं। हमारे आसपास हम कहीं भी नज़र करें तो अलग अलग आकार वाली, अलग अलग आयतन वाली, अलग अलग रूप वाली, अलग अलग रंग वाली वस्तु को हम देख सकते हैं। ब्रह्मांड जो होता है उसमें जो भी वस्तु है वो जिस में से बनी हुई है उनको वैज्ञानिकों ने एक नाम दे दिया है द्रव्य। ब्रह्मांड के अंतर्गत जो भी वस्तु है वो वस्तुएं, जो सामग्री जिसमें से भी बनी हो, उन सब को वैज्ञानिकों ने एक नाम दे दिया है द्रव्य। उन सब का वैज्ञानिकों ने एक नाम दे दिया है द्रव्य। तो ये द्रव्य किसे कहते हैं? दूसरी बात, जो भी जगह रोकता है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। मतलब द्रव्य है तो उसका द्रव्यमान भी होगा और वह जगह भी रोकेगा। भले जगह थोड़ी रोके या कम, ज़्यादा रोके, द्रव्यमान कम हो या ज़्यादा हो, परंतु जो जगह रोकता है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। उदाहरण हवा है, हवा भी जगह रोकती है। आपको एक प्रयोग
पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा हुआ है। गुब्बारे हैं उसको माचिस के बॉक्स में भरो तो 3 या 4 गुब्बारे आ सकते हैं, परंतु फूला हुआ गुब्बारा यदि माचिस के बॉक्स में भरने जाओगे तो कदाचित नहीं आएगा। फूला हुआ गुब्बारा है, उसके अंतर्गत हवा है, मतलब हवा ने जगह रोकी हुई है। खुराक, पत्थर, बादल, तारे, वनस्पति, प्राणी, रेती के कण, कोई भी वस्तु को हम द्रव्य कह सकते हैं। हमारे आसपास की कोई भी वस्तु को विज्ञान की भाषा में हम द्रव्य कह सकते हैं। हमारे आसपास की कोई भी वस्तु को विज्ञान की भाषा में द्रव्य कह सकते हो, और द्रव्य है इसका मतलब उसका द्रव्यमान भी होगा और वो जगह भी रोकेगा। अभी जो भारतीय तत्वज्ञानी और आधुनिक तत्वज्ञानियों ने भारतीय तत्वज्ञानी और आधुनिक तत्वज्ञानी उन्होंने द्रव्य का वर्गीकरण किया। भारतीय तत्वज्ञानी और आधुनिक तत्वज्ञानी ने क्या किया? तत्वों का वर्गीकरण किया। उसमें भारतीय तत्वज्ञानी ने कुछ नई बातें बताई हमें। भारतीय तत्वज्ञानी और आधुनिक तत्वज्ञानी ने तत्वों का वर्गीकरण किया। उसमें से भारतीय वैज्ञानिकों ने हमें क्या बताया कि द्रव्य का मूलभूत 5 भागों में उन्होंने वर्गीकरण किया था। भारतीय तत्वज्ञानी के मुताबिक द्रव्य का 5 मूलभूत तत्वों में वर्गीकरण किया, और उन 5 मूलभूत तत्वों को उन्होंने कहा पंच तत्व। 5 मूलभूत तत्वों को उन्होंने क्या कहा? पंच तत्व। क्या कहा? पंच तत्व। जिसके मुताबिक वायु मतलब हवा, फिर पृथ्वी, आकाश, पृथ्वी, आकाश, फिर अग्नि और पानी। अग्नि और पानी मतलब भारतीय तत्वज्ञानी के अनुसार कोई भी वस्तु इन 5 ही तत्वों में से बनी होगी। कोई भी वस्तु, वो सजीव हो या निर्जीव हो, वो इन 5 तत्वों में से बनी है। वो इन 5 तत्वों में से बनी हुई। भारतीय तत्वज्ञानी के मुताबिक कोई भी वस्तु हो वो इन 5 तत्वों में से बनी हुई है। और आधुनिक तत्वज्ञानियों ने, आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो वर्गीकरण किया है वो द्रव्य का भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण किया। 2 प्रकार के गुणधर्म के आधार पर तत्व का वर्गीकरण किया। भौतिक और रासायनिक, ये 2 प्रकार के गुणधर्म के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। मतलब जो भारतीय तत्वज्ञानी थे उन्होंने पंच तत्व के आधार पर तत्व का वर्गीकरण किया। मतलब कोई भी, उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो, वो वस्तु इन्हीं 5 तत्वों में से बनी होती है। जबकि आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो भी तत्वों का वर्गीकरण किया वो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर किया। जो वर्गीकरण किया वो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर किया। फिर द्रव्य का स्वभाव क्या है? द्रव्य का स्वभाव, तो पहला तो सवाल है द्रव्य किसका बना होता है? द्रव्य किसका बना होता है? यह सवाल सबके मन में आता है। द्रव्य किसका बना होता है? उसके बारे में 2 ओपिनियन आए थे, 2 बातें हुई है। वैज्ञानिकों के 2 अलग अलग समूह हैं जो विपरीत बताते हैं। एक वैज्ञानिकों का एक समूह यह मानता था कि द्रव्य लकड़ी या तो लोहे के टुकड़े की तरह निरंतर है, उसमें कोई गैप नहीं है, उसमें कोई अवकाश नहीं है। वैज्ञानिकों का एक समूह क्या मानता था? वो निरंतर है, लोहे या लकड़ी की तरह निरंतर है, उसके अंदर कोई भी प्रकार का अवकाश नहीं है। और जबकि दूसरा वैज्ञानिकों का समूह यह मानता था कि द्रव्य रेते के कण की तरह छोटे छोटे कणों का बना हुआ है। द्रव्य रेती के कण की तरह छोटे छोटे कणों का बना हुआ होता है। मतलब द्रव्य किसका बना होता है, उसके लिए 2 विचार प्रस्तुत किए गए।
एक वैज्ञानिकों का समूह यह मानता था कि द्रव्य लकड़ी या तो लोहे की तरह निरंतर होता है, और दूसरा वैज्ञानिकों का जो समूह था वो यह मानता है कि लकड़ी जो द्रव्य है वो रेती के कण की तरह छोटे छोटे कणों का बना होता है। द्रव्य रेती के कण की तरह छोटे छोटे कणों का बना होता है। फिर बात अभी द्रव्य की हुई, तो द्रव्य कणों का बना होता है और निरंतर कणों का बना होता है। द्रव्य निरंतर कणों का बना होता है, मतलब क्या होता है? द्रव्य निरंतर कणों का बना होता है, इसका मतलब क्या होगा? एक प्रैक्टिकल अथवा तो एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। द्रव्य निरंतर कणों का बना होता है, इसके ऊपर से हम एक छोटा सा प्रयोग देखेंगे कि एक गिलास ले लीजिए कांच का, उसमें आधा पानी भर दीजिए। एक कांच का गिलास लिया आपने, उसमें आधे तक पानी भर दीजिए और पानी भर के निशान कर लीजिए। कर दिया? फिर उसमें थोड़ी शक्कर मिलाइए, जैसे कि मैं शक्कर के लिए येलो रंग का उपयोग करता हूँ, अथवा नमक मिलाइए। देखिए पानी का जो स्तर है उसमें कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है? पानी ऊपर आता है या नहीं आता है? पानी नीचे उसी लेवल पर रहता है? देखना है। पानी का स्तर वही रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे तो हमें ये शक्कर नहीं दिखेगी, हमें ये शक्कर दिखने वाली नहीं है। थोड़ी देर के बाद हमें ये शक्कर दिखने वाली नहीं है, या तो नमक हमें दिखने वाला नहीं है। थोड़ी देर के बाद धीरे 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 अदृश्य हो जाती है। तो शक्कर गई तो गई कहाँ, नमक गया तो गया कहाँ? शक्कर गई तो गई कहाँ, नमक गया तो गया कहाँ? वो अदृश्य हुआ नहीं। शक्कर या तो जो नमक था वो पानी में विलय हो गया, मतलब पानी के अणु के बीच में, ये पानी के अणु के बीच में जो जगह थी, ये पानी के अणु के बीच में जो जगह थी, इधर की जगह में वो नमक या तो शक्कर के कण एडजस्ट हो गए या तो समायोजित हो गए। क्या कहा? पानी के अणुओं के बीच में जो खाली जगह थी उसके बीच में शक्कर या तो नमक के कण समायोजित हो गए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि द्रव्य एक निरंतर कणों का बना है, पानी के कणों का, और द्रव्य के कणों के बीच में खाली जगह भी होती है। द्रव्य के कणों के बीच में खाली जगह भी होती है। अगर जगह नहीं होती तो नमक या तो शक्कर के कण पिघलते नहीं। जब एक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठे हैं और चौथा विद्यार्थी यहाँ बैठ सकता है, कब? जब इन दोनों के बीच में जगह होगी तब। अगर एक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठे हैं, 5 विद्यार्थी बैठे हैं और छठे विद्यार्थी को आना है पर बैठ सकता नहीं है क्योंकि उनके बीच में जगह नहीं है। यहाँ पर भी ठीक वही बात हुई। पानी के अणुओं के बीच में जो भी जगह थी वो जगह में नमक या तो शक्कर के कण समायोजित हो गए। इसके ऊपर से हम 2 बातें कह सकते हैं कि जो द्रव्य होता है वो निरंतर कणों का बना होता है, और दूसरा, द्रव्य के कणों के बीच में थोड़ी खाली जगह भी होती है। द्रव्य के कणों के बीच में खाली जगह भी होती है। दूसरी बात, द्रव्य के कण कितने सूक्ष्म होते हैं? तो द्रव्य के कण कितने सूक्ष्म होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। द्रव्य के कण बहुत अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। द्रव्य के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कितने सूक्ष्म हम चर्चा करते हैं, तो हमें एक इसके लिए प्रयोग देखना है। एक बीकर लेना है, उसमें पानी भरना है, बराबर? उसमें पानी भरना है, भर दिया पानी, और उसके अंतर्गत पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 कण डालने,
पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है KMnO4 के 2-3 कण डालने, ठीक है। फिर ये कण डालेंगे तो ये पानी रंगीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये पानी रंगीन हो जाएगा, बैंगनी कलर जैसा हो जाएगा, ये पानी रंगीन हो जाएगा, बराबर। ये रंगीन पानी में से हम 10 ml पानी लेंगे और दूसरे 100 ml शुद्ध पानी में डालेंगे। 10 ml पानी लिया तो 10 ml डालने के कारण इसका भी रंग क्या हुआ? पूरे पानी का रंगीन हुआ। इसमें से वापस 10 ml लेंगे और हम 100 ml पानी में डालेंगे, ठीक है। 100 ml पानी में डालेंगे तो क्या होगा? इसका कलर भी रंगीन हुआ। मतलब हम देखते, हाँ, परंतु फर्क क्या रहेगा? इधर जितना रंगीन बनता है उससे थोड़ा कम रंगीन बनेगा, इसमें थोड़ा कम रंगीन बनेगा, परंतु रंगीन बनेगा। इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि द्रव्य के कण कितने सूक्ष्म होते हैं, जो हमें दिखते भी नहीं है। इसमें जितने भी कण थे वो विलय हो गए, कुछ कण इसमें से इधर आए होंगे जो इसमें विलय हुए, इसमें से कुछ कण इधर आए होंगे जो इसमें विलय हुए। इस प्रकार द्रव्य के कण बहुत ही सूक्ष्म होते। इस प्रकार हम कितनी भी प्रोसेस कर ले 10-12 बार, परंतु लास्ट में पानी थोड़ा तो रंगीन रहता ही है, थोड़ा तो पानी रंगीन रहता ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं द्रव्य अति सूक्ष्म कणों का बना होता है। फिर हम चर्चा करते हैं द्रव्य के कण निरंतर गतिशील होते हैं। द्रव्य के कण निरंतर गतिशील होते हैं। द्रव्य के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं कैसे। तो एक काम करिएगा, एक अगरबत्ती जलाइएगा घर के कोई भी एक कोने में। थोड़ी ही देर में आप देखिएगा पूरे रूम में, पूरे कमरे में, पूरे घर में अगरबत्ती की सुगंध आ जाती है। हमने तो बोला नहीं अगरबत्ती के धुएं को कि तू घूमने जा, पर कोई भी द्रव्य के अंतर्गत एक गुण धर्म होता है, उसके कण गतिशील होते हैं। स्प्रे डालते हैं, परफ्यूम डालते हैं, तभी भी हमें यही होता है। और एक बात है, तापमान बढ़ता है तो द्रव्य के कणों की गति बढ़ती है। तापमान बढ़ेगा तो द्रव्य के कणों की गति भी बढ़ेगी। तापमान के बढ़ने से द्रव्य के कणों की गति भी बढ़ती है। तापमान के बढ़ने से द्रव्य के कणों की जो गति है वो भी बढ़ती है। क्या कहा? तापमान बढ़ने से द्रव्य के कणों की गति भी बढ़ती है। मतलब एक बात ये भी है। फिर अलग अलग घनत्व वाले द्रव में प्रसरण के लिए लगने वाला समय अलग अलग होता है। 2 काम करने हैं आपको, एक बीकर में भी पानी लेना है, दूसरे बीकर में भी पानी लेना। दोनों बीकर में आपको 100 ml पानी लेना है। दोनों बीकर में आपको 100 ml पानी लेना है। कितना ml? 100 ml पानी 2 बीकर में आपको लेना है, 100 ml। फिर एक बीकर में आपको स्याही डालनी है, लाल या तो ब्लू शाइन, और दूसरे बीकर में आपको मध डालना है। मध की 2-3 बूंद डालनी है, बराबर, या तो शहद, मध अथवा तो शहद की 2-3 बूंद डालनी है, बराबर, ठीक है। इधर आप देखोगे थोड़े ही समय में पानी पूरा रंगीन हो जाता है। इधर थोड़ा शहद या तो मध इस पानी में फैलने में थोड़ा समय लगता है। मतलब शहद का घनत्व थोड़ा अधिक है, स्याही का घनत्व थोड़ा कम है। मतलब अलग अलग घनत्व वाले पदार्थ को द्रव में फैलने के लिए जो समय होता है वो कम लगता है, और तापमान बदलने से यह समय भी बदलता है। क्योंकि जैसे तापमान बढ़ेगा तो गति ऊर्जा बढ़ेगी, और गति ऊर्जा बढ़ेगी तो ये जितना सघन होगा, ये जितना जाड़ा होगा, वो धीरे धीरे पतला बनेगा। तो सीधी सी बात है कि तापमान बढ़ेगा तो जो प्रसरण दर होगा वो भी बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो प्रसरण दर होगा तो वो भी बढ़ेगा।
मान लो कि 100 ml पानी में 3 ग्राम शहद मान लीजिए 1 मिनट में मिश्र होता है, परंतु यदि हम गर्म करें तो ये 1 मिनट में से 0.5 मिनट भी लग सकती है। जब तापमान बढ़ेगा तो प्रसरित होने का समय घटेगा। तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो जो फैलने का समय है वो घटेगा। किसे कहते हैं प्रसरण? दो अलग अलग प्रकार के द्रव्य के कण एक दूसरे में अंतर मिश्र होने की घटना को प्रसरण कहते हैं। दो अलग अलग प्रकार के द्रव्य के कणों की एक दूसरे में अंतर मिश्र होने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रसरण। और तापमान बढ़ने से प्रसरण दर भी बढ़ता है। और एक बात है, द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये उदाहरण आपके अंतर्गत इजीली समझ में आ जाएगा। द्रव्य के कण आकर्षित करते हैं, किसे? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किस तरह? अगर आप कोई भी ठोस पदार्थ को देखें, द्रव पदार्थ को देखें या गैस पदार्थ को देखें, अगर आकर्षित नहीं करते तो द्रव पदार्थ में जितने भी कण होते सब कण आपको अलग अलग दिखते। जैसे कि पानी है तो पानी के जितने भी कण है, जितने भी अणु है, पानी के पूरे अणु अलग दिखते, परंतु कभी ऐसा होता नहीं है। ईंट है, ईंट के सभी कण अलग दिखते, परंतु कभी ऐसा होता नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।